अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना तो बहुत अरसे से ही है, लेकिन दहशतगर्दाना हमलों के नतीजे में जितना नुकसान पाकिस्तान ने उठाया उसकी किसी और मुल्क में भी नज़ीर नहीं मिलती। हाल ही में एक हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में, और खुशकिस्मती से और बहादुरी से मुकाबला करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस और रेंजर्स ने इस हमले को पसपा किया, 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और पाकिस्तान की सलामती पर उठने वाली आंखों को इस तरीके से निशाना बनाया। ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है। इससे मैसेज ये गया है कि हम सोए हुए नहीं हैं, हमारी आंखें बंद नहीं हैं, हम पाकिस्तान की तरफ उठने वाले हर हाथ को तोड़ सकते हैं, हर आंख को फोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले इस हमले के पीछे कौन लोग थे, क्या मकासद थे। BLA ने इसकी जिम्मेदारी तो कबूल की है, लेकिन इसकी कड़ियां कहां से जाकर मिलती हैं, ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा 2018 के नवंबर में चीनी कॉन्सुलेट कराची में होने वाले हमले और अब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले में क्या चीज़ मुमासलत रखती है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे नेशनल IG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जनाब डॉक्टर जमील अहमद साहब, और हमारे नुमाइंदे कराची से अहमद रहमान ने भी मुझे ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा कुछ इब्तदाई मालूमात हम ले लें अहमद रहमान से, ताकि आसानी हो, बेहतर हो आपसे बात करना भी। अहमद रहमान, ये जो कार्रवाई हुई सबने देखा, 8 मिनट लगे कार्रवाई करने में, 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। जरा इब्तदाई जो तफ्तीश है अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक मालूमात क्या है आपके पास इस हमले के बारे में? जी देखें, ये कराची की तारीख़ के उन हमलों में शामिल है जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से लाखों रुपए खर्च किए गए। वजह ये देखने में आती है कि दहशतगर्द किसी की गाड़ी छीन के भी ये वारदात कर सकते थे, लेकिन दहशतगर्दों की जानिब से बाकायदा एक प्लान्ड वारदात की गई कि उन्होंने बाकायदा कराची में कोई 8 से 10 रोज़ पहले आके उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने बाकायदा जाके एक गाड़ी परचेज़ की, 16 लाख रुपए की कैश पेमेंट करके उन्होंने वो गाड़ी ख़रीदी जिसमें दहशतगर्द कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आए थे। फिर उसके अलावा दहशतगर्द तैयार कितना थे, अगर हम इस पे बात करें, उनके पास चारों के पास SMGs थी, उनके पास राइफल ग्रेनेड्स थे, उनके पास ऑटोमेटिक लॉन्चर था, उनके पास दस्ती बम थे और उनकी तादाद भी खासी थी, यानी कि 39 राइफल ग्रेनेड्स हैं जो कि अच्छी खासी बड़ी तादाद है। फिर इसी तरह 25 दस्ती बम हैं। फिर इसके अलावा पेट्रोल की बोतलें वो अपने साथ लाए थे। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे हमारी बात होती है तो वो ये बताते हैं कि जी उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि एक हमला करना है और उसके बाद या तो वहां पे मर जाना है या फिर वहां से फरार होने की कोशिश करनी है, बल्कि वो एक लंबी लड़ाई की कोशिश करने के लिए यहां पे आए थे। और इसीलिए वो अपने साथ चने, पानी की बोतल और दीगर चीजें जो है वो लेकर आए थे कि उनको बाकायदा ना सिर्फ हमला करना था बल्कि अंदर जाकर ताजिरों को यरगमाल बनाना था और उसके बाद हुकूमत से नेगोशिएशन करनी थी। लेकिन खुशकिस्मती से वो इस हमले को जो है वो कामयाब नहीं बना सके और हमारी फोर्सेस की जानिब से, सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से, पुलिस की जानिब से अच्छी कार्रवाई जो है वो फौरी तौर पर रैपिड रिस्पांस जो है वो दिखाया गया और उनको 8 मिनट के अंदर ही ढेर कर दिया गया। आप अगर देखें, माजी की कार्रवाइयों में दहशतगर्दों ने कोई गाड़ी खरीद के कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब हम कार्रवाई देखते हैं 23 नवंबर 2018 को चीनी कौंसल खाने पे, तो वहां पर भी यही होता है चीनी कॉन्सुलेट पे कि गाड़ी जो है वो बैंक लीज पे निकाली जाती है और यहां पर भी यही होता है कि बाकायदा खरीद के गाड़ी वारदात की जाती है। तो इतना पैसा उनके पास कहां से आ रहा है? मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपने बड़ी अहम मालूमात हमें फराहम की हैं। डॉक्टर जमील अहमद साहब की तरफ हैं, एडिशनल IG CTD हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जैसे कि अमर भी बता रहे थे कि जो सिमिलैरिटी है, एक तो ये कि जो गाड़ी है वो छीनने या चोरी करने के बजाय खरीदी गई बाकायदा तौर पर, उस पर पैसे खर्च किए गए, पूरी रकम उस पर खर्च की गई। जो प्लानिंग है ये जरा दोनों में मुमासलत नजर आ रही है, चीनी कौंसल खाने पर हमले और कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में। इसके अलावा क्या क्या मुमासलत है और दोनों का पैटर्न क्या हमलों का सेम है? जी, इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों गन एंड ग्रेनेड अटैक्स थे जो नवंबर 2018 में कॉन्सुलेट पे हुआ था चाइनीज़ पे, और ये जो 29 तारीख को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ है। बल्कि इसमें इनके पास वो राइफ़ल प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स का भी इंतज़ाम था जो काफ़ी दूर तक मार कर सकते हैं। 2.5 से 3 किलोमीटर दूर तक वो टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। और इसमें भी सारे लोग बलूचिस्तान से आए थे, और जहाँ तक मुझे याद है कॉन्सुलेट वाले अटैक में भी तमाम टेररिस्ट बलूचिस्तान से ही आए थे।
और इनका बेसिकली ताल्लुक़ दो ऑर्गेनाइजेशन से है। इसमें दो लड़के BLA के हैं, दो BRA के हैं, और बलूचिस्तान में इन्होंने एक ओवरऑल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों की आप कह लें एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बलोची ज़ुबान में जो लफ्ज़ बनता है उसका एब्रीविएशन ब्रास है, BRAS। आप बस ये समझ लें कि जैसे एक जॉइंट एक्शन इनकी एक अरेंजमेंट है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अलग-अलग भी हमला कर सकते हैं किसी भी टारगेट पे और मिल के भी हैं। तो इसमें जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसमें इन दोनों तंजीमों के लोग शामिल थे, और इन्होंने ये ब्रास के अम्ब्रेला के तहत ही ये अटैक किया था। और इसमें मेरा ख्याल है कि हम सब बहुत लकी रहे हैं, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, कौम की खुशकिस्मती है कि वहाँ पर एक परमानेंट डिप्लॉयड है हमारा एक सिंध पुलिस का यूनिट है, रैपिड रिस्पांस यूनिट, जिनकी आप रेड कह लें या मैरून कैप्स होती हैं, बैरेज होती हैं। तो ये एक कंपनी कोई 25 के करीब स्टॉक एक्सचेंज पर 24 घंटे मौजूद होते हैं। जैसे ही ये दहशतगर्द वहाँ पहुँचे हैं और उनमें से दो पहले उतरे हैं, तो पहले दहशतगर्द को तो पहले 10 सेकंड में ही हमारा एक लड़का है रफ़ीक सुमरो, उसकी 3-4 साल ही की नौकरी है, यंग लड़का है, उसने सर पे हिट कर दिया और वो वहीं ढेर हो गया। दूसरे टेररिस्ट को जो उसके साथ ही उतरा था उसको भी इसी लड़के ने कोई 60-70 सेकंड के अंदर हिट कर दिया, और उसकी लाश पहली लाश से चंद फुट दूर उस बैरियर के करीब जहाँ पे गाड़ी रुकी थी, वीडियो क्लिप्स में भी क्लियरली नज़र आती हैं। तीसरा शख्स हमारे दो और कांस्टेबल्स थे, एक का नाम खलील है और एक का नाम सलीम है। उन्होंने कोई एक को चौथे 5वें मिनट में और एक को कोई 10वें मिनट में हिट किया। और ये जिस तरह का इनके पास सामान था, जो आपके रिपोर्टर ने भी बड़ा डिटेल से बताया है, इनका प्लान यही लगता है कि ये अंदर घुसना चाह रहे थे और इस पर कंट्रोल हासिल करना चाह रहे थे, और उस वक्त वहाँ पे जो लोग मौजूद थे ये कभी इम्कान था कि वो उनकी जान के लिए एक शदीद ख़तरा पैदा कर सकते थे, और इनके पास पेट्रोल भी था। हॉस्टेज सिचुएशन बन सकती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सर एक सवाल आपकी ही बात से जन्म लिया है। हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इन बहादुर जवानों को, हम सलाम पेश करते हैं, ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र हैं। तमाम जितने भी जवानों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है सर, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है ना जी कि लॉकडाउन का इस वक्त दौर चल रहा है, हर तरफ नाके लगे होते हैं, ये तो नज़र आ रहा होता है कि किसने मास्क नहीं पहना और उसे रोकना है, उसे दीवार के साथ लगाना है, जुर्माना करना है या सज़ा देनी है। लेकिन 4 दहशतगर्द सर गाड़ी में घूमते हुए भारी असलहा लेकर शहर का सफ़र करते हुए इस मकाम तक पहुंच जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। क्या ये हमारी नाकामी नहीं है? टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि इनको रास्ते में क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया गया, लेकिन आपको पता है जब तक तो फुल लॉकडाउन था तो बड़े भारी नाके थे और हर गाड़ी को चेक किया जा रहा था। लेकिन जब से ये स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ है तो मखसूस इलाकों में ही सख्ती की जाती है। और ये जो जगह है, आई डोंट नो आप कराची की एनाटमी से वाकिफ़ हैं या नहीं हैं, ये एक किस्म की हमारी वॉल स्ट्रीट है। यहाँ पर तमाम जो बड़े बैंक हैं उनके हेड ऑफिसेस हैं, यहाँ पे और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ के ऑफिसेस हैं। यहाँ पर बहुत आमदोरफ्त होती है, और जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त लोग अपने अपने ऑफिसेस को आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं की जा सकती। और इनका जो मोस्ट प्रोबेबल रूट था वो ये था कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ से एक यहाँ पे इंटरचेंज है, गरीबाबाद इंटरचेंज, वहाँ से ये लियारी एक्सप्रेस वे पे सवार हुए हैं। वो चूँकि एक एक्सप्रेस वे है, उस पर कोई नाके नहीं होते पुलिस के और कोई रोकता नहीं है, जैसे मोटरवे पे नॉर्मली कोई आपको रोकता नहीं है जब तक कि आप कोई ट्रैफिक रूल की वायलेशन ना करें।
तो ये माड़ीपुर रोड तक तो ये लियारी एक्सप्रेस वे पे आ गए, उसके बाद आगे चंद मिनट का ही रास्ता है। बट मे बी अगर कोई ऐसी इफ़ेक्टिव पिकेट होती वो इनको स्पॉट कर सकती थी, लेकिन वो वक्त ऐसा होता है जब बहुत से लोग आ रहे होते हैं अपने दफातर की तरफ, और अगर हम 1 मिनट के लिए भी ट्रैफिक रोकें तो सैकड़ों गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ के हवाले से इशू है, लेकिन अब बाद में डिस्कशंस में हमने ये फ़ैसला किया है कि मखसूस औकात में अगर हम तमाम गाड़ियों की नहीं तो एटलीस्ट सस्पिशियस गाड़ियों की रैंडम चेकिंग ज़रूर करेंगे, और इंशाल्लाह अब इस सिस्टम को हम पहले से बेहतर बना लेंगे। एक तो हमला नाकाम बना दिया, ओके फाइन, वो जो दहशतगर्द थे उनको मार दिया, ओके फाइन। अब जानना ये है कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, लिंकेज कहाँ है, क्या ये अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक महदूद है इनका जो सर्कल है, या फिर हिंदुस्तान तक भी जाता है? देखिए, बलूचिस्तान से तो इनका ताल्लुक़ है ही, और आपके इल्म है कि जो अफ़गानिस्तान का एक लंबा बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ मिलता है, वहाँ पर भी अभी मुकम्मल फेंसिंग नहीं हुई, और जो सस्पिशियस एलिमेंट्स हैं वो आ जा सकते हैं, और इनका डेफिनेटली NDA से जो अफ़गानी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनसे भी ताल्लुक़ है, और रॉ की बड़ी हैवी प्रेजेंस है, उनके कई काउंसलेट्स हैं अफ़गानिस्तान में, और वो बड़े अरसे से वहाँ पर ऐसी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी सहूलत के साथ इन लोगों ने 10 दिन यहाँ गुजारे हैं, एक घर में रहे हैं ये लोग, अभी भी स्लीपर सेल्स मौजूद हैं कराची शहर के अंदर, और खुदा ना खास्ता को मज़ीद किसी ऐसे हमले का खदशा मौजूद है? देखिए, स्लीपर सेल्स तो दुनिया के हर बड़े मुल्क में मुख्तलिफ तंजीमों के होते हैं। कराची एक बहुत बड़ा मुल्क है, शहर है, और आपको पता है कि टॉप 10 सिटीज़ में आता है, 2-2.5 करोड़ इसकी आबादी है। यहाँ पर बहुत से अंडर डेवलप्ड एरियाज़ या स्लम्स भी हैं जहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, और वहाँ चीज़ों को मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है। और फिर दुनिया के बाकी बड़े शहरों की निस्बत हमारे यहाँ कैमरास की तादाद भी कम है, और उनकी क्वालिटी भी जो है उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस तरह के बड़े शहरों में दुनिया में होती है। तो ये कुछ हमारे वीक एरियाज़ हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हम जो भी बड़े शहरों में लोग आ जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं चाहे वो गाड़ियां हैं, उन पे हम नज़र रख सकें। ये जो लियारी एक्सप्रेस है इस पर भी कोई कैमरे नहीं लगे हुए, तो इसलिए अगर कोई वहाँ से मूव करके आता है तो उसकी हमें फुटेज नहीं मिलती। फिर इस शहर के इलाके में कैमराज हैं, प्राइवेट कैमराज भी हैं, ऑफिशियल कैमराज भी हैं, यहाँ से फिर हमें फुटेज मिल जाती है जो फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होती है। बट वी नीड कैमरा कवर फॉर द होल सिटी। राइट, डॉक्टर जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसीलात की। और अहमद रहमान, आप भी हमें बता रहे थे कि क्या अब तक कार्रवाई हुई, क्या चीज़ें सामने आई हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अहम बात यह है कि इस कामयाबी पर खुशी तो मनानी चाहिए कि हमने किस कदर सूरत के साथ मुकाबला किया दहशतगर्दों का। 8 मिनट के ही कलील वक्त में इन 4 दहशतगर्दों को हमारी फोर्सेज ने हलाक किया। लेकिन साथ ही साथ तशवीश की बात यह भी है कि किस तरीके से, कितनी आसानी से, सहूलत के साथ ये दहशतगर्द न सिर्फ यहाँ 10 दिन गुजारते हैं एक घर में, बल्कि असलहे समेत एक गाड़ी में जो कि उन्होंने ख़रीदी, बाकायदा तौर पर उसकी परचेज़ की, वो यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच जाते हैं। तो इस पर हमें आंखें खोलना होंगी, हमें आइंदा मोहतात रहना होगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमने सिंध पर होने वाले, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले के हवाले से बात की CTD के एडिशनल IG साहब से भी, और हमारे नुमाइंदे भी हमें आगाह कर रहे थे कि क्या अब तक पेशरफ्त हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और उसके साथ साथ रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर तज्जियाकार, वो भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में अब शामिल हो चुके हैं। दोनों से मैं फर्दन गुफ्तगू करूंगा। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। सर, मोटिव देखा जाता है किसी भी हमले की सूरत में, दहशतगर्दों का तो मकसद जाहिर है दहशत फैलाना ही होता है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंतखाब करना इस हमले के लिए क्या मोटिव है, और क्या ये मोटिव किसी भी हद तक हासिल हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमले का ताल्लुक है, ये हमारे जो इकोनॉमिक हब है कराची, उसके अंदर ये हमारा इकोनॉमिक नर्व सेंटर है।
पाकिस्तान के इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये कोई रीजनल कोई और इस किस्म का इदारा नहीं है। और जब वहाँ पे हमला होता है तो यकीनन अगर खुदा न खास्ता ये हमला कामयाब हो जाता और वो दहशतगर्द लोगों को यरगमाल बनाने में और वहाँ पे खून रेजी करने में कामयाब हो जाते और स्टॉक मार्केट, जारी बात है, उसके ऑपरेशन जो है वो रुक जाते, तो आप इमेजिन करें कि दुनिया में क्या मैसेज आता कि जनाब पाकिस्तान जो ऑलरेडी जिसके कोविड की वजह से इकोनॉमिक हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं, ख़राब हैं, हम इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हो जाए तो फिर बाकी पीछे क्या रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका टारगेट जो था वो बड़ा वेल प्लान टारगेट था कि जिसके दूरस्थ इम्प्लीकेशन हो सकते थे पाकिस्तान के लिए, जाहिर बात है डोमेस्टिकली, इकोनॉमिकली और इंटरनेशनल इमेज जो है पाकिस्तान का बहुत ख़राब होता। तो ब्रिगेडियर साहब, ये टारगेट अचीव ना होना और इसको नाकाम बनाया जाना इस हमले को, क्या ये चीज़ जाहिर करता है, जैसे कि आपने भी इशारा किया उस तरफ के बड़े प्लान्ड ये आए थे, बड़े सामान लेकर आए थे, ये खाने पीने का भी सामान इनके पास था और ये शायद कोई और इरादा रखते थे यहाँ यरगमाल बनाने का लोगों को, तो क्या ये प्रिपेयर्ड नहीं थे, सरप्राइज्ड हो गए ये जिस तरह से काउंटर किया गया, ये इनको भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी? मेरा ख्याल है, देखें, जब भी कभी दहशतगर्द किसी इदारे पे, किसी जगह पे हमला करते हैं तो उनकी वो भी रखी करते हैं, पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने सिक्योरिटी की पोजीशन क्या है, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस है, रेंजर्स है या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो उन्होंने मेरा ख्याल है ये काम तो पहले ज़रूर किया होगा। और जब उनको मालूम था कि यहाँ पे चंद प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और 2-3 पुलिस के लोग हैं, तो दे थॉट के शायद उनको एक सेफ दे विल सेल थ्रू और वो आराम से गेट क्रैश करके अंदर आके और अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि देखें ना, बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि दुश्मन तो हमेशा पाकिस्तानी कौम को अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो नहीं जानता कि वो किस कौम को ललकारा। जिसमें प्रेसिडेंट अयूब ने 6 सितंबर की मशहूर स्पीच में कहा था, इंडिया पाकिस्तान की जंग जब छड़ी थी और सुबह उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा। तो यही बात है कि यहाँ पे हमारे वो चंद सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने भी मुजामत की, लेकिन वो 2 जो सिंध पुलिस के रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान थे, आप देखें, वो दे वर द गेम चेंजर, दे टर्न द टेबल ऑन द एनिमी और दुश्मन को उन्होंने अंदर जाने का मौका ही नहीं दिया। तो लिहाजा देखें, मैं फिर कहता हूं कि मुश्किल वक्त होता क्राइसिस में पाकिस्तानी कौम एज अ नेशन या फिर इंडिविजुअली हमारे लोग जो हैं मुश्किल वक्त में बहुत भरपूर उनका परफॉर्मेंस होता है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में दे ऑलवेज राइज टू द ओकेजन, ऐसे किस्म के हालात में। और यही हुआ कि उनकी जो 2 जवानों की जो फाइटिंग स्पिरिट और सिक्योरिटी गार्ड, इन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी जान का नजराना पेश किया, कुर्बानी की, उनकी आप फाइटिंग स्पिरिट देख लें, उनका जज्बा देख लें और उनका जो एक कमिटमेंट थी कि हमने दुश्मन ने हमला किया है तो फिर हमने बचाना। और दूसरी बात यह है कि देखें, 15 साल से जो कौम 15 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, 70,000 जानों की कुर्बानियां दी गई हैं। तो मुझे बताएं कि वो कोई दुश्मन बेवकूफ़ी होगा, कोई ये समझेगा कि यार ये तो इजी वॉक ओवर है, हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे 15 साल पहले जो हमारी कैपेसिटी थी, जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो हमारी सोच थी कि दहशतगर्दी को कैसे काउंटर करना है, वो तो अब फिर आप दुनिया में देख लिया है और दुनिया इसको एक्नॉलेज भी करती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी तरफ आता हूं सर। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तारीफ कर रहे हैं जिस तरीके से काउंटर किया गया, मुकाबला किया गया, 8 मिनट में इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सर, क्या इस बात पर हम खुशी मनाएं, ये हमारी कामयाबी है कि हमने 4 दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया और 8 मिनट के अंदर अंदर ही इन्हें हलाक कर दिया, या फिर ये हमारी फोर्सेस की नाकामी है कि 4 लोग एक गाड़ी खरीदते हैं, 16 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करते हैं, एक जगह पर 10 दिन गुजारते हैं, रहते हैं, बड़ी आसानी से भारी असलहा लेकर कराची जैसे शहर में जहां इस वक्त कोविड-19 की वजह से, वायरस की वजह से जगह जगह नाके भी लगे हुए हैं, बड़ी आसानी के साथ इस मसरूफ मकाम पर पहुंचते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने के लिए। क्या ये हमारी कामयाबी तसव्वुर की जाए या फिर हमारी नाकामी तसव्वुर की जाए? बड़ी से बड़ी ताकत, मजबूत से मजबूत रियासत और सलामती का कितना ही बड़ा और वसी हसार क्यों ना हो, इस किस्म का जो बुज़दिल दुश्मन है वो किसी न किसी तरीके से आप पहुंचता है। तो ये जो आपने निशानदेही की है कि इस जगह पे गए, उस जगह पे गए,
तो ज़ाहिर है कि जहाँ से कार खरीदी, जहाँ पे खाना खाया, जहाँ पे रुके, तो उनके पास कोई उनके नाम नहीं थे, उनकी तस्वीरें नहीं थी कि ये दहशतगर्द है, और अगर आपको जहाँ भी नज़र आए उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करें। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये उनकी कामयाबी नहीं है कि सिर्फ जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचना काफ़ी नहीं होता, वहाँ कार्रवाई करना होता है। तो वो कार्रवाई करने में एक दफ़ा नहीं है, ये दूसरी मरतबा हमने देखा है कि 2018 में यही लोग थे जिन्होंने के चीनी कॉन्सुलेट पर हमला करने की कोशिश की और सारे के सारे वहाँ पे ढेर हो गए थे। इसी तरीके से हमने देखा चंद दिन पहले कि स्टॉक एक्सचेंज के बाहर उनकी लाशें पड़ी हुई। तो ज़ाहिर है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, इसके ऊपर खुशी मनाइए, और इसके ऊपर कम से कम हमारी अपनी पुलिस के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर इत्मीनान पहले भी मेरा तो ज़ाती तौर पर बहुत है कि जो लोग हज़ारों की तादाद में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, आखिर कोई जज्बा है, आखिर कोई इस मुल्क के साथ मोहब्बत है, आखिर इस लोगों के साथ खिदमत करने का एक रुझान है, एक नियत है। ब्रिगेडियर साहब, सर ये जो हम लोगों पर हमला किया जा रहा है, इससे पहले अभी जैसे कि रसूल बख्श रईस साहब ने भी हवाला दिया, चीनी कॉन्सुलेट पर 2018 नवंबर में हमला किया गया था। बड़ी मुमासलत है दोनों हमलों में और जिम्मेदारी भी कबूल की गई BLA की जानिब से। सर ये क्या सिर्फ और सिर्फ रॉ की इसमें इन्वॉल्वमेंट है या अफगानिस्तान की एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं, और कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के, पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं और बार बार ज़रब लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आपके ख्याल में ये ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? देखिए ज़ीशान भाई, अभी जो लेटेस्ट खबर ये आई है कि इन दहशतगर्दों का कि जब मोबाइल जो थे उनका क्विक एनालिसिस हुआ तो उनकी कॉल्स ट्रेस आउट की गई विद द मास्टरमाइंड इन कंधार इन अफगानिस्तान, और वही मास्टरमाइंड जिसने चाइनीज़ कॉन्सुलेट में जो हमला हुआ था वो भी उसी का मास्टरमाइंड था, BLA। तो पहली बात तो ये है कि इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन से ये हमला जो है प्लान हुआ। जाहिर बात है BLA की ज़्यादा एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में हैं, और हाल ही में आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी ने उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन किया था। ये BLA के कुछ लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश की। और दूसरी बात यह है कि ये एक नेक्सस है जो कि अब कंफर्म है, किसी को कोई शक नहीं है पाकिस्तान में। वो अफगान NDS, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी में जो रोग एलिमेंट्स हैं, और इंडियन रॉ, इनके जो गठजोड़ है, इनका जो नेक्सस है, यही है अपना दो इदारे जो कि एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स, चाहे वो BLA हो, चाहे वो MQM लंदन हो, चाहे PTM के दहशतगर्द हों, चाहे तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हों, या कोई और दाइश वगैरह, इनको ये ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग कैंप्स में अफगानिस्तान में और इंडिया में। इनको फंड करते हैं, इनको इक्विप करते हैं, और ज़ाहिर बात है फिर इनको मिशन के मुताबिक लॉन्च करते हैं। और लॉन्चिंग इनकी ज़्यादातर हो रही है अफगानिस्तान से, बल्कि बल्क वहीं से हो रही है। चाहे NWA में आए, KP में हाल ही में देखे हैं, वहाँ पे कुछ इनके हमलों में तेज़ी आई है। ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है ना सिंध का, कराची में खासकर, इसको हमें क्रेडिट देना चाहिए। इन्होंने इनके बहुत से ऑपरेशन हैं जो पब्लिक नहीं होते, मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ, जिसमें ये दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को बस्ट करते हैं, उनको लोगों को पकड़ते हैं, प्रीएम्प्ट करते हैं जिससे पहले कि कोई ऑपरेशन जो हो जाए। हाँ, अगर इस तरह के 100 प्लान्स हैं उनमें से एक निकल जाए, जिस तरह भी ये हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, इसी तरह नहीं, इंपॉर्टेंट चीज अपना ज़ीशान देखें, इंटीरियर सिंध में हाल ही में फिर वो एक दो और ग्रुप सामने आए हैं। कोई कहता है मैं सिंध लिबरेशन आर्मी हूँ, कोई कहता है मैं सिंध इंडिपेंडेंस आर्मी हूँ, वगैरह वगैरह, जिन्होंने रेंजर्स पे हमले किए। तो वो एक जो आउटफिट चाहे जितनी छोटी हो या बड़ी हो, उन सब के स्पॉन्सर याद रखें, NDS और रॉ, उनके ऊपर मिस्टर अजीत डोवल साहब, उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और बेशक हमने कुलभूषण जाधव को नेटवर्क को पकड़ लिया, लेकिन ये नहीं कि वो बिल्कुल जीरो हो गए।
उनके वहां पे सेल मौजूद है, उनके बाकियात अभी भी हमले उनके जारी हैं। ठीक है, अभी ठीक है, वो ठीक है। मैं रसूल बख्श शरीफ साहब की तरफ आता हूं। ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर पॉइंट आ गया आपका। रसूल बख्श शरीफ साहब, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया है, और ये ढकी छुपी बात नहीं है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की जो एजेंसियां हैं पाकिस्तान की अमन के दुश्मन वो हैं, और यहाँ पर कार्रवाइयाँ वो अरसद राज से कर भी रहे हैं, उनके जासूस भी पकड़े जाते हैं। लेकिन हम शायद बैरूनी जो ममालिक हैं, बैरूनी जो दुनिया है, उस पर हम अपना केस सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, मुकदमा उनको पेश नहीं कर पाए उनके आगे, और उल्टा हम पे दबाव डाला जाता है। अभी जो ताज़ा कार्रवाई हुई है, क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उनकी नाकामी है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो नाकाम है कि हम उनको बता नहीं पाए कि किस तरीके से ये दोनों जो ममालिक हैं ये हमारी सलामती के दुश्मन बने हुए हैं, और इनकी लगामें खींचनी जानी चाहिए? मैं सबको बताया हूँ, ये नहीं है कि हमने नहीं बताया होगा, बड़े मुअस्सर तरीके से बताया होगा। कोई मौका ऐसा नहीं हुआ सर। लेकिन देखें, हर मुल्क हक़ाइक़ के मुताबिक, सच्चाई के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक अपनी खारजा या सलामती पॉलिसी के फैसले नहीं करता। वो अपने मफादात के मुताबिक फैसले करते हैं। अगर उनका मफादात हिंदुस्तान के साथ है, भारत के साथ है, तो जाहिर है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान में मुदाखलत की है। जानते हैं उनकी सारी जो सफारतकारी की रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, उनमें सब कुछ होता है। लेकिन हम आम तौर पर ये महसूस करते हैं पाकिस्तान में लोग जो जिनका के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझना, उसकी तारीख को, और किस तरह से रियासतें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाती, बिगाड़ती और ताल्लुकात निभाती हैं, तो उसमें बुनियादी चीज़ कौमी मफाद होता है। अगर उनके मफाद हिंदुस्तान के साथ हैं तो वो पाकिस्तान की कभी वो मानने नहीं लगे, सुन लेते हैं, हम सुनाते हैं। सही। तो ये फर्ज का लेना कि हमने तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रख दिए हैं इसलिए वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ उसी सूरत में खड़े होते हैं जब उनको हमारी ज़रूरत होती है। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस को यहीं से जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और रसूल बख्श रईस साहब। लेकिन मुझे ज्वाइन किया है मुजम्मिल असलम साहब ने, माहिर मुआशियात हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुजम्मिल असलम साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो ये हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, नाकाम हमला, इसे कहा तो पाकिस्तानी मईशत पर हमला ही करार दिया जा रहा है इसे, लेकिन आप मुझे ये जानना आपसे ये चाहूँगा कि खुदा ना खास्ता अगर ये दहशतगर्द अपने मकसद में कामयाब हो जाते, ये वहाँ पर आकर लोगों को यरगमाल बनाते या हलाकतें खुदा ना खास्ता हो जाती, पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होना थे? देखें, ये एक सिंबॉलिक बिल्डिंग है, अलामती बिल्डिंग है। अगर ऐसा खुदा ना खास्ता वो अगर अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाते तो ये जो है एक बहुत जिसे कहते हैं कि नेगेटिव सिग्नल जाता। वैसे ही पाकिस्तान जो है पिछले 15 सालों में जो है दहशतगर्दों के हाथों से निशाने बनने वाला मुल्क था। तो ट्रैवल बैन लगाए हुए थे, बहुत सारी कंपनीज आती नहीं थी यहाँ पे कि यहाँ पे दहशतगर्दी के मसाइल हैं। तो जो बराह रास्त मैसेज यही जाता है कि जी पाकिस्तान में अभी खतरा है और जो है दहशतगर्द जो है खुले आम जो है अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो ये लेकिन इसका जो हमला पसपा होने का मतलब ये है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब गया है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान में अब सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फुल प्रूफ है। चाइना की जहाँ इन्वॉल्वमेंट है या चाइना की जो सरमाकारी है, मैं खासतौर पर अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इससे पहले 2018 में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ और अभी भी यही कहा जा रहा है कि चीन जो कि सरमाकारी कर रहा है पाकिस्तान में बराह रास्त भी, उसको भी यहाँ से मुतनफ़र करना या खौफज़दा करना इसका एक मोटिव हो सकता है, मकसद हो सकता है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि चीन को जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है, और चीन को ये बातें पता है जो उसके हालात इंडिया के साथ भी चल रहे हैं। तो चीन जो है इस चीज़ को से बिल्कुल भी नहीं घबराता। और दूसरी बात ये कि स्टॉक एक्सचेंज में जो चीनी हमला है वो 2 से 3 लोग हैं सिर्फ वहाँ पे, तो इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पाकिस्तानी हमला ही होता है, ज़्यादा पाकिस्तानी हमला ही होता है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल आपकी तरफ लाना चाहूँगा मैं। सर, चीनी कॉन्सुलेट पर होना जो हमला है 2018 का नवंबर का, उसके
उसके बाद अब ठीक है, जैसे कि मुजम्मिल साहब ने बता दिया कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है चीन की यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में और अमला भी बहुत कम है, लेकिन चीन की जो मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदर, मुस्बत मुदाखलत, यानी यहाँ पर जो सरमाकारी भी वो कर रहा है, वो बहुत खटकती है बहुत सारे ममालिक को, बहुत सारे अनासर को। ये कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ये कोई फैक्टर हो सकता है कि चीन को भी जो है परेशान करना, ये दोनों हमलों को मद्देनजर रखते हुए, ज़हन में रखते हुए? देखिए ज़ीशान, पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि सीपैक जो है वो चीन का वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इस रीजन में, और ये चीन के स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आता है और ग्लोबल लेवल पे उनकी इसकी रीच, और पाकिस्तान के भी ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है कि जनाब सीपैक को कामयाब बनाया जाए। और पूरी कोशिश की गई है पिछले कई सालों में अमेरिका की तरफ से भी, और जाहिर बात है इंडिया को तो है प्रॉब्लम ही यही, सीपैक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कश्मीर वो एक अलग इशू है। तो इन्होंने कोशिश की कि सीपैक को सैबोटाज किया जाए, बलूचिस्तान में हमले भी हुए, और ये तो बात सही है कि चाइनीज जो है वो पाकिस्तान में उनके इतने सीपैक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हों, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हों, इकोनॉमिक जोन हों, गवादर इटसेल्फ कि वहाँ पे वो उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो बिल्कुल ये एक दिस इज पार्ट ऑफ द एजेंडा कि अगर सीपैक को अभी तक डिस्टर्ब नहीं कर सके, अभी भी दे हैव नॉट गिवन अप, और ये रॉ एनडीएस और ये सब इवन विद द बैकिंग ऑफ द अमेरिकन, ये बिल्कुल उनकी कोशिश होगी बाय किसी भी तरीके से कि चाइनीज़ के जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ चाइनीज़ काम कर रहे हैं उनको टारगेट किया जाए, ताकि चाइनीज़ को बदल किया जाए और वो पाकिस्तान में की जो अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो मामला जो है रुके। वो इन्वेस्टमेंट आएगी, ये सीपैक टेक ऑफ करेगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गवादर ने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया, ऑपरेशनल हो गया है, तो फिर पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली टेक ऑफ करे, लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें जो चीन ने लद्दाख में किया है वहां पे मैसेज उसने बड़ा क्लियर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और इंडियन आर्मी को कि सीपैक के ऊपर अगर आपकी कोई मैली आंख से आप देखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। अगर आप कोई मिस एडवेंचर करेंगे, कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। और आर्टिकल 370 जो है, जो जिसपे आपने स्टेटस चेंज किया इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का और लद्दाख का, वो काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, दो सवाल है मेरे, मुख्तसरन आपसे जवाब चाहूँगा। एक तो यही कि जो चीनी सरमायाकारी है उसको नुकसान पहुँचाना, ज़रब लगाना भी क्या एक एलिमेंट हो सकता है इस हमले के पस मंज़र में। दूसरा, जैसे कि कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि आइंदा भी खुदा ना खास्ता ऐसे हमले हो सकते हैं, हमें ज़हनी तौर पर और वैसे भी तैयार रहना चाहिए उसके लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि चीन ने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि मज़ाहमत कहीं से भी हो और जिस किस्म की यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाई जाए, लेकिन ये मंसूबे बिल्कुल मुकम्मल होंगे, होते रहेंगे, और चीन किसी भी सूरत में इस किस्म की धमकियों में आके पाकिस्तान से सरमायाकारी ना निकालेगा, ना उसमें कोई कमी आने देगा। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर ये कामयाब भी हो जाते तो ये चीन है, अमेरिका नहीं है कि साथ ही ये कहते हैं कि अच्छा जी हम तो फिर कल जा रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये जो सीपैक है उसके साथ जो पॉलिटिक्स है इस इलाके की तारीखी तौर पर, और जो खुसूसी तौर पे जो 21वीं सदी की जो पॉलिटिक्स इलाके में बन रही है, उसमें ग्वादर और पाकिस्तान के ये इलाके चीन तक, सिंजियान तक, ये इंतहाई अहम है, और किसी भी सूरत में ना पाकिस्तान पीछे हटेगा ना चीन पीछे हटेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि हमें क्या तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी ऑडिट हुआ है, इसी तरीके से बाकी शहरों में सिक्योरिटी ऑडिट हो रहे हैं, क्वेटा में होगा, हर जगह के ऊपर, कि हमें तैयार रहना चाहिए। और जो तैयारी है उसमें तो मैं नहीं समझता कि कहीं कमी आई है, तैयार है, लेकिन उनमें मज़ीद अपने आप को फाल करने की कोशिश है। इस वक्त जो चीज़ हमारे हक़ में जाती है और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जाती है, वो ये है कि हमारा तजर्बा है, हमने अपनी इस्तेदाद बनाई है, बढ़ाई है, पैदा की है और बढ़ाई है, और दुनिया को आज जो कुछ सवात में हमने किया और कामयाबी हासिल की, दुनिया में पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह दहशतगर्दों को काबू किया है। और इसी तरीके से बलूचिस्तान के हवाले से और जो ये
ये जो हमारे फाटा के रीजन्स थे, अब हमारे जो सरहदी असला है, उनमें किस तरह से हमने उनको शिकस्त दी है कि दुनिया में किसी को मिसाल। तो जो टेक्नोलॉजी इस वक्त हमें अवेलेबल है और जो हम खरीद रहे हैं, बना रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दहशतगर्द कहीं छुप नहीं सकते। और हमें यह भी मालूम होगा कि उन्होंने कौन सा खाना कहाँ किस मुल्क से खाया है, कौन सी सरहद अबूर की है, और कुछ इशारे तो ब्रिगेडियर साहब ने कुछ कर दिए। हमें यह भी मालूम है कि अफगानिस्तान में कहाँ पे बैठे हुए हैं और किसी और मुल्क में कहाँ पे बैठे हुए हैं, और कहीं पे घुसकर मारने की भी अगर नौबत पहुंची तो वो भी हम कर डालें। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ इनके दावे ही हैं, ये सिर्फ फिल्मों की हद तक ही है कि घुसकर मारेंगे। ये अमली तौर पर ऐसा कभी कर नहीं सकते हैं, ना ही ऐसा कभी हमने देखा है। ये माजी गवाह है, हाल भी गवाह है, और मुस्तकबिल में मेरा ख्याल यही होगा। मुज़म्मिल असलम साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, दहशत फैलाना, सरमायाकारी को मुतासर करना एक मकसद होता है दहशत गर्दों का इन हमलों के ज़रिए। बैरूनी सरमायाकारी पर कोई फ़र्क पड़ेगा इस हमले के बाद? चूँकि हमला तो नाकाम हो गया, लेकिन जो सरमायाकार होते हैं वो बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं। कोई सरमायाकारी पर फ़र्क पड़ेगा, बैरूनी सरमायाकारी पर? देखिए, अब पाकिस्तान में जो है वो वाली अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीक्वेंसी नहीं रही कि हर दूसरे तीसरे दिन सुसाइड बॉम्ब हो रहा है। तो बाहर जो हमारा जो सिक्योरिटी का क्रेडिट स्कोर है वो बहुत अच्छा हो चुका है पहले के मुकाबले में। आपने देखा होगा कि लुफ्थांसा एयरलाइन, ब्रिटिश एयरवेज पिछले दिनों सारों ने खोल दी थी। यूएनओ ने भी अपने जो मुलाजिमों को सेफ्टी की वो कहा था, उसमें से पाकिस्तान को हटा दिया गया। तो वो एक काफी जिसे कहते हैं उस परसेप्शन में हम बेहतर हो गए, और इस हमले को नाकाम बनाने के बाद हमारा परसेप्शन और बेहतर हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ वो कर सकेंगे। ये इंडिया की एक कोशिश यही थी कि जो वहाँ पे इंडिया में इस वक्त एक तो कोरोना ने उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है, एक माशी उनकी हालत बहुत खराब है, और तो चीन ने उनका जो है जिसे कहते हैं गला दबाया हुआ है। तो वो अपनी कौम को जो है थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहे थे कि देखो जी हमारे साथ हो रहा है लेकिन पड़ोस में भी हो रहा है। तो एक अटेम्प्ट था उनका जो उनके ही गले पड़ गया। बाकी ये कि जो मोहतरम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जी हमने जो है इस हमले की नाकामी के बाद रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी आंखें और कान खोल के रखने, और जहां पे हमें थ्रेट नजर आए हमें उस पर जिसे कहते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है। एक अच्छी चीज जो मैं समझता हूँ एज अ लेमैन कि हमने इन दहशत गर्दों को जो है ना मार दिया। माजी में ऐसा हुआ है कि जब भी हमने दहशतगर्द पकड़े उसको कोर्ट्स छोड़ देते हैं, तो उससे इंकरेजमेंट होती है। तो ये एक अच्छी चीज ये भी हो गई इस दफा कि ये चारों दहशतगर्द जो है ऑन द स्पॉट मारे गए, और इससे एक तो हौसले भी बढ़े सबके, और दूसरा ये कि बाहर वाले भी जिसने ये काम किया था उसको भी जो है बहुत मायूसी हुई होगी। ठीक हो गया। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुख्तसरन जानना चाहूँगा आप दोनों मेहमानों से। मैं रसूल बख्श साहब आपकी तरफ आऊँगा कि हमने ये तो देख लिया है कि जज्बे जवान है, और हम अगर मुकाबला करने पे आए तो हम किस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। 8 मिनट बड़ा कलील वक्त होता है जब ये दहशतगर्दों का हमला पसपा करते हुए हलाक किया गया। सर, क्या ये इस बात की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो जदीद होना चाहिए? दहशतगर्दों के पास जदीद असलाह होता है, हमारी पुलिस, हमारे जो एहलकार हैं उनके पास वो पुरानी गनें मौजूद हैं जो कि सही तरह चलती भी नहीं है, वक्त आने पर काम भी नहीं आती हैं। तो क्या इस बात पर, इस चीज़ पर जो है बजट मुख्तस नहीं करना चाहिए कि इन्हें इक्विप किया जाए ताकि ये मुकाबला आइंदा भी कर सकें, और इनके हौसले तो बुलंद हैं ही सही लेकिन ये इक्विप भी हों? जो हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है सिंध का या बलूचिस्तान का या पंजाब का, उनके पास जदीद असला है, जदीद टेक्नोलॉजी है, और जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ उनकी जो इस्तेदाद है वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड है। तो ये नहीं है कि हमारे पास वो इस्तेदाद नहीं है। बाकी पुलिस की बात रही तो पुलिस में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। उनके जज्बे को देखते हुए उनको असला देना चाहिए, बेहतर असला, बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर माहौल। मुज़म्मिल साहब, यही सवाल आपसे सर, टेक्नोलॉजी के लिए भी बजट मुख्तस होना चाहिए? देखें, अगर आप मैं सिंध में रहता हूं तो सिंध का बजट देखूं तो 120 अरब रुपए इन्होंने जो है होम डिपार्टमेंट को मुख्तस किए हैं। अब वो 120 अरब रुपए अगर तनख्वाहों में चले जाएं और उसमें हम अगर इक्विपमेंट जैसे जो स्कॉट कार हैं और जो टेक्नोलॉजी जैसे असला वगैरह है, इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग और ये वो उस पर अगर वो खर्च नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए बेकार है। हम बजट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन वो बजट जो है नीचे से जिसे कहते हैं कि लीक भी हो रहा है। तो एक जरूरत है हमारे सूबों के सूबाई हुकूमतों के फंड्स तो बहुत बड़े हैं लेकिन उसकी एलोकेशन अभी भी एफिशिएंट नहीं है।
एलोकेशन दुरुस्त नहीं है, उस पर तवज्जो देना होगी। मुजम्मिल असलम साहब, रसूल बख्श रईस साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सचेंज पर हमला एक इमारत पर हमला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अमन पर हमला है। लेकिन इस हमले को नाकाम बनाकर हमने ये साबित कर दिया है कि हम जाग रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं और दुश्मन जितनी मर्जी फोर्स के साथ हम पर हमला करने आएगा, हमारी सलामती को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, हम इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे और हाथ तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, आंखें फोड़ने की हम सलाहियत रखते हैं, ऐसी किसी भी मैली निगाह की। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ज़िशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।